हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजय ऑनलाइन क्लासेस में। 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान इस समय चल रहा है और सामाजिक विज्ञान का अध्याय नंबर 2 यानी कि चैप्टर नंबर 2 देखते हैं आगे क्वेश्चन आंसर। अध्याय नंबर 2 के महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है गाइज, अध्याय नंबर 2 के महत्वपूर्ण तथ्य सभी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना और ये जो है अपने नोट्स बना के याद करना और तैयारी करना। ठीक है 10th क्लास के बच्चे सभी। ठीक है गाइस, तो देखते हैं हम महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि फैक्ट। भारत में राष्ट्रवाद। अब चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया यानी कि नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है गाइस, तो महत्वपूर्ण शब्दावली यानी कि क्या आता है हमारा महत्वपूर्ण शब्दावली। ठीक है, तो महत्वपूर्ण शब्दावली में क्या है देखिए गाइज, टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण सत्याग्रह। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ यानी कि देखिए सत्याग्रह यानी कि जो टॉपिक है आपका सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना यानी कि सत्य के लिए किसी से आग्रह करना, प्रार्थना करना। अर्थात यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है यानी कि अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। इसे कहते हैं सत्याग्रही। केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। ठीक है गाइज, तो यानी कि सत्य का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना किसी से। ठीक है, जबरन भर्ती। तो जबरन भर्ती का मतलब देखिए, जबरन भर्ती इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारत के लोगों को जो है ज़बरदस्ती कहाँ भर्ती करते थे? सेना में। अब आप अपनी लैंग्वेज में और अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं। ठीक है गाइज, तो ऐसा नहीं है कि डिक्टो लिखना आपने एग्जाम में। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा जबरन भर्ती का मतलब। ठीक है, यानी कि जोर ज़बरदस्ती से अंग्रेज अपनी सेना की टुकड़ी में शामिल करते थे या भर्ती करते थे। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट देखते हैं असहयोग आंदोलन। तो अगला टॉपिक है हमारा असहयोग आंदोलन। तो जनवरी 1921 में महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन का उद्देश्य पंजाब तुर्की में हुए अन्याय का विरोध करना, स्वराज की प्राप्ति करना था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का उद्देश्य, तो अगर आपसे कोई पूछेगा उद्देश्य क्या है, तो पंजाब में तुर्की में हुए अन्याय के खिलाफ यानी कि पंजाब में तुर्की में हुए अन्याय के खिलाफ विरोध करना था। ठीक है, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? पंजाब तुर्की में हुए अन्याय यानी कि अत्याचार के खिलाफ स्वराज की प्राप्ति करना। ठीक है गाइज, अब क्वेश्चन आता है इसमें से अगर आपका विकल्प वाला। ठीक है, सन 1921 में यानी कि जनवरी 1921 में महात्मा गांधी द्वारा संचालित कौन सा आंदोलन था? तो आंदोलन के नाम आपको 4 दे दी जाएंगे, असहयोग आंदोलन, काकोरी आंदोलन या आपका यानी कि 4 आंदोलनों के नाम दे दिए जाएंगे। तो 4 में तीन गलत होंगे, एक सही होगा। ठीक है गाइज, तो आपको असहयोग आंदोलन का नाम ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन आ जाएगा, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा संचालित किया गया? महात्मा गांधी, ठीक है, जॉर्ज फर्नांडिस, गांधी जी, वो सॉरी यानी कि महात्मा गांधी, जॉर्ज फर्नांडिस या आपके मेनका गांधी, सोनिया गांधी। तो आपको राइट आंसर ध्यान रखना है महात्मा गांधी। ठीक है गाइज, तो इस टाइप से आपके विकल्प वाले क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ऑल कंपटीशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका रोलेट एक्ट यानी कि रोलेट एक्ट है क्या? तो रोलेट एक्ट एक कानून है यानी कि आपसे क्वेश्चन उठ जाएगा कि रोलेट एक्ट क्या है, तो आप कहेंगे रोलेट एक्ट अंग्रेज सरकार द्वारा बनाया गया एक कानून है यानी कि अंग्रेज सरकार द्वारा बनाया गया एक कानून है जिसके जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने
यानी कि राजनीतिक जो गतिविधियां होती हैं उनको कुचलने राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। तो जो रोलेट एक्ट पारित किया था अंग्रेजों ने, यानी कि बिना मुकदमा चलाए किसी भी क्रिमिनल को, अपराधी को, कैदियों को 2 साल तक जेल में रखना था, इस कानून का अर्थ था। तो भारतीयों ने, अब क्वेश्चन आ जाता है, भारतीयों ने किसे काला कानून का नाम दिया? तो भारतीयों ने रोलेट एक्ट को काला कानून का नाम दिया। अब क्वेश्चन उठता है, भारतीयों ने किसे काले कानून का नाम दिया? रोलेट एक्ट या और 3 एक्ट नाम आ जाएंगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है? रोलेट एक्ट। ठीक है गाइज, तो इसलिए जो है भारतीयों ने किसे काले कानून का नाम दिया, तो आंसर में लिखेंगे रोलेट एक्ट। अब देखिए यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपके IAS, PCS, SSC, लोअर सबऑर्डिनेट, ठीक है, PCA और ऑल कंपटीशन SSC, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल, ठीक है। तो इसलिए ये सभी में अक्सर ऑल कंपटीशन में अक्सर आते हैं, और 10th क्लास के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। अब देखते हैं खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन है क्या? ठीक है गाइज, तो खिलाफत आंदोलन यह मोहम्मद अली, शौकत अली बंधुओं द्वारा संचालित एक विरोधी आंदोलन था। यानी कि अब देखिए आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, यानी कि संचालित किया गया। संचालित का मतलब स्टार्ट, ये शुरू। तो देखिए मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं द्वारा, यानी कि 2 बंधु थे, इनके द्वारा संचालित किया गया। ठीक है गाइज, तो शौकत अली और मोहम्मद अली बंधुओं द्वारा, जिसका अर्थ था, यानी कि जिसका उद्देश्य था तुर्की के साथ युद्ध के बाद किए गए अन्याय के विरोध में किया गया था। तो तुर्की में जो युद्ध हुआ था, तो युद्ध के बाद जो लोग बागों के प्रति अत्याचार हो रहे थे, तो उसका विरोध करने के लिए ये आंदोलन किया गया। ठीक है गाइस, ध्यान रखेंगे। अब बहिष्कार, तो बहिष्कार का मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। तो बहिष्कार का मतलब है किसी भी सामान को, किसी बाहरी व्यक्ति के दिए गए सामान को, या सपोज करिए आप गांव बस्ती में कोई आपको कोई चीज़ देता है, कुछ करता है, तो आप उसे लेने से मना कर देते हैं, तो उसको कहते हैं बहिष्कार। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे गाइज? बहिष्कार। तो आगे ध्यान रखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, गतिविधियाँ, हिस्सेदारी चीज़ों की, किसी भी प्रकार की, आप खेल में जा रहे हैं, आपने कह दिया कि मैं नहीं खेलूँगा, मैं बहिष्कार करता हूँ, तो इसका मतलब क्या है? बहिष्कार। ठीक है गाइज, तो अपनी लैंग्वेज में अपने कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है डिक्टो आपको रट के लिखना है। और एक बात और मैं बताऊँ आपको, ठीक है, ये इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, यानी कि आपने सुना होगा इतिहास भूगोल बड़े बेवफा, रात को रटे और सुबह को सफ़ा। इसलिए रटे नहीं जाते हैं, इनको समझ के और याद करके लिखा जाता है। ठीक है गाइज, IAS, PCS जितने भी गाइज जो IAS PCS की परीक्षा निकालते हैं, ज़्यादातर अक्सर यानी कि आर्ट साइड के सब्जेक्ट, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, लोक प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, या आपके यानी कि ये सारे सब्जेक्ट लेते हैं, और ज्योग्राफी। ठीक है, तो गाइज आगे ध्यान रखेंगे। बहिष्कार का अर्थ मैंने समझा दिया है। तो नेक्स्ट आपका पिकेटिंग। तो पिकेटिंग है क्या? तो प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। अब सपोज करिए पिकेटिंग, तो पिकेटिंग का मतलब है किसी, जैसे कि कोई दुकानदार है, अब लोग, दुकानदार ने आपके प्रति कोई सामान गलत दे दिया है, या फैक्ट्री वालों ने मजदूरों के प्रति अत्याचार करे हैं, तो मजदूर जो है मिलकर यूनियन बना के किसी भी कर्मचारी को, मजदूरों को या फैक्ट्री के वर्करों को फैक्ट्री के अंदर ना जाने देना, तो रोक लेना, तो इसको हम कहते हैं पिकेटिंग। तो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आप लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, अब आगे चलते हैं। तो देखिए गाइज, आगे देखिए बेगार। अब मैं आपको बहुत डीपली से समझा रहा हूँ बेगार। ठीक है, तो बेगार शब्द का मतलब है क्या? लेकिन गाइज एक बात पे ध्यान देंगे, आप ज़रूरी नहीं है कि जो यूट्यूब चैनल पे फेस टू फेस पढ़ाते हैं कि उसी का वीडियो अच्छा होगा। ठीक है, मैं भी बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। और गाइज समय समय पे इनको लाइक शेयर अवश्य करते रहें, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को आगे बढ़ाएं। ठीक है, सभी को लाभ मिले, और मेरी की गई मेहनत का आप सभी को परिणाम मिले। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ सभी को
अच्छा रिजल्ट मिले और सभी बच्चे अच्छे रिजल्ट से पास हों। ठीक है, तो गाइज मैं जो है आपको ऐसा नहीं है अपनी चेहरा दिखाने के लिए अपनी फ़ोटो डालता हूँ। ठीक है, यानी कि ये बहुत सारा मटेरियल हो जाता है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए बेगार, बेगार बिना किसी परिश्रम के किसी से काम करवाना, यानी कि आपको कोई भी पकड़ कर ले गया और काम के बदले कोई उसने पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो इसको कहते हैं बेगार करना। कि यार खाली गया मैं तो उसके साथ काम कर, दिन भर सुबह शाम तक लगा रहा और कोई भी हमें यानी कि उसके प्रति पुरस्कार उपलब्ध नहीं हुआ, तो इसे कहते हैं बेगार करना। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। अब इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट अंग्रेज सरकार द्वारा लागू कानून जिसमें बागानों में, अब देखिए ये भी क्या है, इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट, तो ये भी एक कानून है। तो अंग्रेज सरकार ने इसे बनाया। तो जो बागों में कार्य करते थे, जो बागों में लोग या व्यक्ति या उन्हें को हम श्रमिक भी कहते हैं या मजदूर कह लीजिए, तो बाग बगीचों में जो श्रमिक या मजदूर काम करते हैं बिना इजाज़त के बागान से, यानी कि बिना इजाज़त के अंग्रेज़ों की या जो भी हो कर्मचारी हैं बगैर इजाज़त के बाग से बाहर नहीं जा सकते, तो उनको इजाज़त लेनी पड़ती थी और छूट नहीं होती थी। तो उन्हें कभी कभी ही मिलती थी और इजाज़त बाग से बाहर जाने की कभी कभी ही मिलती थी। इस एक्ट को कहते हैं इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। ठीक है गाइज, तो आगे ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं गिरमिटिया मजदूर। तो गिरमिटिया मजदूर दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सारे चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन गिरमिटिया मजदूर ये 2020 में आपके एग्ज़ाम में आया है। ठीक है, गिरमिटिया तो उपनिवेशिक, उपनिवेश कहते हैं किसी भी क्षेत्र के दूसरे के क्षेत्र को, दूसरे के खेत को अपने खेत में मिला लेना, जोर जबरदस्ती थे डंडे के बल पर उसको धमका के, तो उसको कहते हैं उपनिवेश। उपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गुआना, वेस्ट इंडीज़ आदि स्थानों पर ले जाया गया, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। यानी कि देखिए फिजी, गुआना, वेस्ट इंडीज़ ये देशों के नाम हैं। तो लोगों को ज़बरदस्ती यहाँ ले जाया गया काम करने के लिए, तो उनको क्या कहा जाने लगा हुआ उस स्थान पर जाकर, गिरमिटिया। उन्हें एक अनुबंध के तहत ले जाया गया। अनुबंध कहते हैं आपको बॉन्ड भरवा लिया जाएगा कि इतने समय आपको काम करना ही है और बिल्कुल भी जाने नहीं दिया जाएगा, जिसको हम बॉन्ड कहते हैं। और अपनी इंडिया में उसको क्या कहते हैं बच्चों, सॉरी गाइज, तो उसको गाइज कहते हैं, यानी कि जो हम स्टाम्प पेपर पे वो करते हैं, धन अनुबंध करते हैं। ठीक है, कि इतने समय के लिए हमने आपकी ज़मीन या कोई भी वस्तु लीज पे ले ली है, तो उसे अनुबंध कहते हैं। ठीक है, इसी अनुबंध को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे। ठीक है गाइज, तो आगे ध्यान देंगे। साइमन कमीशन, अब देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ISPCS। ठीक है, ISPCS ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम, SSC, रेलवे, ठीक है, और लॉर्ड सबॉर्डिनेट, यानी कि ऑल एग्जाम। तो साइमन कमीशन सर जॉन साइमन के नेतृत्व में गठित एक आयोग में भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने आया था। तो साइमन कमीशन भारत किस लिए आया, तो साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का, यानी कि जो हमारे देश ने संविधान बनाया तो उसका अध्ययन करने आया था। ठीक है, आपसे कोई पूछे साइमन कमीशन भारत क्यों आया, तो साइमन कमीशन भारत हमारे संविधान का जो कार्यशैली है, कैसे काम करता है हमारा संविधान, ठीक है, कैसे कानून चलता है हमारे देश का, तो उसका अध्ययन करने आया था चोरी छुपे। ठीक है, इनकी बगैर बताए आ जाते हैं जो बाहरी व्यक्ति होते हैं, तो इस चीज़ का अध्ययन करने आया था। आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है गाइज, 10th क्लास के जो विद्यार्थी हैं ध्यान से याद करें, ध्यान से पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं। ऑल गाइज सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ऑल कंपटीशन के लिए। ठीक है, रिवीजन बना के और नोट्स बना के आप डेली याद करें। ठीक है गाइज, हरिजन, अब नेक्स्ट शब्द है हरिजन। तो गांधी जी ने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। तो जो हम हरिजन हैं उनसे घृणा करते हैं, तो गांधी जी ने उन्हें ईश्वर की संतान बताया। अब क्वेश्चन आ जाता है, गांधी जी ने ईश्वर की संतान किसे बताया, तो गांधी जी ने ईश्वर की संतान किसे बताया, क्वेश्चन उठेगा आपको। तो गांधी जी ने ईश्वर की संतान हरिजन या आपका
वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है हरिजन। तो गांधी जी ने ईश्वर की संतान किसे बताया? हरिजन को, ठीक है। तो गाइज याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शब्दावली चल रही है, ठीक है। आगे देखते हैं पूना समझौता। अब पूना समझौता है क्या? आज समझौते का मतलब होता है, मैं थोड़ा सा अर्थ समझा देता हूँ। समझौता मतलब आप में लड़ाई हो गई, कुछ मतभेद हो गया, तो आपस में किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा आपस में आपको मिलाना, तो उसको हम क्या कहते हैं? समझौता, ठीक है गाइज। तो उसको हम कहते हैं समझौता। हाथ मिलाना, गले मिलना, यानी कि लड़ाई को समाप्त करना, ठीक है। तो पूना समझौता है क्या? तो देखते हैं। सितंबर, यानी कि ये सितंबर लिखा है गाइज, ठीक है। तो सितंबर 1932 में, यानी कि सितंबर 1932 में गांधी जी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, मध्य एक समझौता हुआ। अब को आ जाता है क्वेश्चन, आ जाता है गाइस, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, अक्सर आते हैं, ठीक है, मजाक वे में मत लेना इसको। यानी कि गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के मध्य कौन सा समझौता हुआ, ठीक है। तो यानी कि सन 1932 में गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के मध्य हुए समझौते का नाम बताइए। तो पूना समझौता, पूना पैक्ट, ठीक है, रोलेट एक्ट, ऐसे समझौते आएंगे, तो आपको पूना समझौता याद रखना है। दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में सीटों का आरक्षण दिया गया। तो इस समझौते में जो है, यानी कि दलित वर्गों को, दलित निचली जातियाँ होती हैं, उनको केंद्रीय विधायी मतलब कानून में, परिषदों में सीटों का आरक्षण दिया गया। तो इस समझौते में जो है, यानी कि बी आर अम्बेडकर दुनिया के और हमारे इंडिया के खासकर और दुनिया के, ठीक है, महान व्यक्ति थे, ठीक है, महान व्यक्ति और सबसे ज़्यादा कर्मठ योद्धा, ठीक है, जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा, ठीक है गाइज। तो बी आर अम्बेडकर जी बहुत ही धनी व्यक्ति थे, ठीक है, जितनी इनकी पूजा की जाए उतना ही कम है। तो गाइज बी आर अम्बेडकर जी की मूर्ति आप घर घर लगाएं, उनकी पूजा करें, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई और हमारे देश के लिए संविधान लिखा। 24 घंटे में, यानी कि इन्होंने रफली संविधान लिख के तैयार किया। और वैसे 2 वर्ष 18 महीने 11 दिन में इन्होंने संविधान लिख के हमारे देश को सौंप दिया। बाकी सब ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम अपना घर अपना देश कैसे चलाएंगे। तो बी आर अम्बेडकर ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 24 घंटे में संविधान लिख के रख ली और अंग्रेज़ों को सौंपा कि हम अपना घर अपना देश ऐसे चलाएंगे, ठीक है गाइज। तो बी आर अम्बेडकर जी की सभी लोग पूजा करें, आगे बढ़ाएं उनके विचारों को, उनके विचारों पे हम चलना चाहिए। अब आते हैं स्वदेशी। तो स्वदेशी है क्या? स्वदेशी का मतलब होता है गाइज अपने देश की, अपने शिक्षण संस्थाओं की शिक्षण संस्थाएं, अपने देश की अदालतें या सामान का प्रयोग करना, उनको हम कहते हैं स्वदेशी। उद्योग धंधों को हितों को प्रोत्साहन मिलना, यानी कि देना, अपने देश के उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देना। जैसे कि इस समय चाइना के सामान का बहिष्कार हुआ है, यानी कि बहिष्कार मतलब मना कर दिया है, अभी मैंने आपको समझाया है। जैसे कि चाइना के आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, या चाइना ऐप से 59 ऐप्सों को बंद कर दिया गया है। तो वैसे ही सरकार ने पहले से ही कदम उठा लेना चाहिए, किसी भी देश का ज़्यादा सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम अपने देश का ही सामान इस्तेमाल करेंगे, उसे कहते हैं स्वदेशी, ठीक है गाइज। अब आता है अछूत। तो अछूत यानी कि नीची जाति के वे लोग जिनको छू जाने मात्र को पाप समझा जाता था, उसे हम अछूत कहते थे। यानी कि किसी निचली जाति को, जैसे हरिजन जाति को हम छू लेते थे तो उसको पाप समझते थे, अरे पाप हो गया बड़ा, हमने छोटी जाति के व्यक्ति को छू लिया है। लेकिन ऐसा गलत है गाइज। अब देखिए 21वीं सदी चल रही है और हमारे देश में लिटरेसी दर बहुत अच्छी हो गई है, तो अब छुआछूत की भावना बहुत कम हो रही है। अगर हम देखा जाए, जो उच्च जातियों के लोग हैं, अगर निचली जातियों के लोग काम ना करें तो उनको खाने ना मिलेगा। फैक्ट्रियों में जितने भी वर्कर काम करते हैं वो सब निचली जातियों के लोग काम करते हैं, व्यक्ति काम करते हैं। तो अछूत की भावना जो समझते हैं वो कहाँ से रह गई है, ठीक है। चमड़े का जूता बनाना और काम करने, सारे काम करने तो निचली जातियाँ तो करती हैं। किसान अन्न उगाता है तो उसके हाथ का खाते ही नहीं खाते हैं। तो इसलिए हमें छुआछूत की भावना नहीं रखनी चाहिए। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, इस सबको छोड़ देना चाहिए और त्याग देना चाहिए। तो अछूत शब्द जो है उसे दिल से निकालना चाहिए। आज भी हमारे देश में कहीं कहीं इस चीज़ का प्रचलन है, जिसे हम क्या कहते हैं, रूढ़िवादिता, ठीक है गाइज। तो आगे देखते हैं गाइज। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन है क्या?
विनम्रतापूर्वक सरकार की आज्ञा की अवहेलना करना, जिसे ब्रिटिश सरकार शासन न चला पाए, इस आंदोलन को गांधी जी ने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन उठेगा गुरुजी, क्वेश्चन उठेगा गाइस कि जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था गांधी जी ने प्रारंभ किया। ब्रिटिश सरकार शासन न चला पाए, यानी कि ब्रिटिश सरकार जो है शासन नहीं चला रही है और उसकी अवहेलना करना है और अपनी इंडिया को सत्ता सौंपनी है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन है, जिसने ब्रिटिश सरकार के कानून का यानी कि बहिष्कार किया, अवहेलना की। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। दांडी यात्रा बहुत ही प्रचलित है, दांडी शब्द। तो दांडी यात्रा ये भी गांधी जी द्वारा सन 1930 में अपने 78 अनुयायियों यानी कि 78, कभी कभी क्वेश्चन आता है गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की थी कितने अनुयायियों या व्यक्तियों के साथ में की थी? यात्रा का मतलब है पैदल जाना, पद यात्रा करना। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कितने व्यक्तियों के साथ की थी? तो आप उसमें राइट आंसर लिखेंगे 78 अनुयायियों के साथ पद यात्रा की थी। साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजरात के तटीय कस्बे तक पैदल यात्रा की थी। क्वेश्चन बनेगा गुरुजी, क्वेश्चन बनेगा गाइज, यानी कि दांडी यात्रा गांधी जी ने कितने व्यक्तियों के साथ की थी? तो 78। किस सन में दांडी यात्रा की थी? तो सन 1930 में। कहाँ से स्टार्ट की थी? तो साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक एक स्थान है। और दांडी नामक स्थान कहाँ है? तो आप ध्यान रखेंगे गुजरात में। और यात्रा, पद यात्रा, दांडी यात्रा कहाँ से स्टार्ट की थी? साबरमती आश्रम से। और कितने किलोमीटर की थी? तो 240 किलोमीटर की। और कहाँ तक की थी? तो दांडी नामक स्थान तक, जो कहाँ है? गुजरात में। तटीय कस्बे तक पैदल यात्रा की थी। तट मीन्स होता है किनारा, किसी समुद्र का किनारा, नदी का किनारा, तालाब का किनारा। ठीक है, वहाँ नमक बनाकर नमक का कानून तोड़ा। अंग्रेज़ों ने जो था नमक पे भी टैक्स और वैट सब कुछ लगा दिया और नमक भी जो है कानून के दायरे में ला दिया। तो वहाँ जाकर उन्होंने नमक बनाया अपना, यानी कि तट के किनारे, समुद्र तटीय किनारे, जैसे उड़ीसा चिल्का झील और झीलों में जो नमक का काम किया जाता है, ठीक है, खारे पानी से। तो उन्होंने नमक बनाकर नमक का कानून तोड़ा कि हम अपना नमक बनाया हुआ खाएंगे, इन अंग्रेज़ों का नमक बनाया हुआ नहीं खाएंगे। ठीक है गाइज, तो इसे कहते हैं दांडी यात्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दांडी यात्रा। ठीक है गाइज, ऑल कंपटीशन के लिए, ऑल एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, तो यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन पुटअप हुए। ठीक है गाइज, आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं नस्ल भेदी सरकार। तो अगला टॉपिक है हमारा, अगला वो है नस्ल भेदी सरकार। इनकी नस्लीय मतलब जाति, यानी गोरे काले का भेदभाव करना। तो ये दक्षिण अफ्रीका में भी गोरे काले का भेदभाव बहुत है। ठीक है, हमारे इंडिया में भी करते हैं, लेकिन हम इंडिया में धीरे धीरे कम हो गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मार्शल लॉ। मार्शल लॉ एक शब्द है, आज भी आपको प्रचलित है मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ जो है कर्फ्यू के दौरान वह स्थिति जिसमें सेना को कड़े निर्देश मिले होते हैं। यानी कि मार्शल लॉ, सेना को जब कर्फ्यू लग जाता है, कहीं कोई भी गलत दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो वहाँ कर्फ्यू लगा देती है सरकार, यानी कि सेना का अधिकार हो जाता है। तो वह कर्फ्यू के दौरान यदि कोई बाहर दिखे तो उसे गोली मार दे। तो मार्शल लॉ का मतलब है अगर कोई भी व्यक्ति अपनी मनमानी करता है या अपनी चलाता है, क्षेत्र की जनता अपनी चलाती है, तो मार्शल लॉ में जो था यानी कि जो सेना को अधिकार मिला होता है कि वो किसी भी व्यक्ति को गोली मार सकती है, उसमें कोई भी कानून नहीं चलेगा। ठीक है, तो मार्शल लॉ लागू हो जाता है, तो इसे कहते हैं मार्शल लॉ। नेक्स्ट आगे देखते हैं खलीफा। तो मुसलमानों के जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उसको हम खलीफा कहते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा, गांव देहात में अक्सर सुना होगा गाइज कि खलीफा जी आ रहे हैं, खलीफा जी। ठीक है, खलीफा जी आएंगे जभी तो जाएंगे, या खलीफा जी आएंगे तो तभी तो हम अपने घर में संस्कार करेंगे, पूजा करेंगे। तो मुसलमानों के जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उसको हम कहते हैं खलीफा। अपनी लैंग्वेज में लिखिए गाइज, आप दूसरों की लैंग्वेज में मत लिखिए, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करिए हमेशा। ठीक है, अपने रास्ते बनाइए, दूसरों के रास्ते पे भी चलना है लेकिन अपने रास्ते भी बनाने हैं हमने, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइंस्टीन थे
और अन्य वैज्ञानिक थे बहुत सारे जिन्होंने अपने रास्ते बनाए और दुनिया में नई नई खोजें की। ठीक है, आइंस्टीन हैं और बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो भी वैज्ञानिक साइंटिस्ट हुए, खुरापाती हुए। ठीक है, तो हमें भी जो है अपने रास्ते खोजने हैं, खुरापाती बनना है। दिमाग को जितना इस्तेमाल करेंगे उतना इस्तेमाल होगा, जितना छुपाएंगे उतना छुपेगा। जैसे कि गाइज मैं एक एग्जांपल फोड़ देता हूँ, अगर आप लोहे को इस्तेमाल करते रहेंगे, उस पर पेंट लगाते रहेंगे या अच्छी देखरेख करेंगे तो वो ज़्यादा दिनों तक चलेगा। अगर उस लोहे को हम ऐसी मिट्टी में डाल दें तो उसमें जंग लग जाएगी, दीमक लग जाएगी और वो एक दिन जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। तो वैसे ही हमारा दिमाग है, जितनी हम दिमाग को धार लगाएंगे उतना ही दिमाग हमारा अच्छा चलेगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है, और दिमाग में क्रियाएं नित्य दिन प्रतिदिन नई नई योजनाएं आती रहेंगी। तो चलिए गाइज आगे आते हैं, गुरिल्ला युद्ध या आंदोलन। तो गुरिल्ला युद्ध या आंदोलन, छिपकर युद्ध या आंदोलन करने की रणनीति, यानी कि इसको कहते हैं गुरिल्ला युद्ध। तो गुरिल्ला का मतलब होता है गुरिल्ला युद्ध या आंदोलन, यानी कि छिपकर युद्ध या आंदोलन करने की रणनीति। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है गुरिल्ला युद्ध या आंदोलन। तो छिपकर युद्ध यानी कि छिपके, हमें छिपके किसी के वार करना या आंदोलन करना, एकदम उसको बगैर बताए किसी भी चीज़ का यानी कि छिपकर आंदोलन कर देना है, या आंदोलन की रणनीति बना लेनी है पहले ही और उनको पता ना हो, तो इसको कहते हैं गुरिल्ला युद्ध या आंदोलन। तो ध्यान रखेंगे गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। आगे आता गोदी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोदी। बंदरगाह का वह भाग या स्थान जहां पर समुद्री जहाज़ों की मरम्मत की जाती है तो उसको कहते हैं गोदी। अब देखिए आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा गोदी किसे कहते हैं। एक गोदी, गोदी तो वो होता है बच्चे को माँ कह देती है अरे बेटा गोदी ले ले, ठीक है, बाहर घुमा ला। कहाँ लेके जाऊँ मम्मी, अरे गोदी ले जा। गोदी, गोदी का मतलब है बच्चे को माँ या बच्चे कोई भी छोटे बड़े अपने सीने से लगा के या साइड में या कंधे पे बैठा के ले जाते हैं, या अक्सर गोदी लेना कहते हैं इंडिया में हम, अपने उत्तर नॉर्दर्न भारत में, यानी कि बच्चे को अपने साइड में बाहों में लेके घुमाना, तो उसको कहते हैं गोदी। लेकिन हम जो किताबी लैंग्वेज की भाषा में पढ़ेंगे, यानी कि हम अपने सिलेबस के जो अकॉर्डिंग चलेंगे, अनुसार चलेंगे, तो हमें गोदी शब्द का मतलब है जहाँ बंदरगाहों की, जो बंदरगाह आकर बंदरगाह जो होता है, जो जहाज़ आकर रुकते हैं और उनकी मरम्मत होती है, तो उस स्थान को हम गोदी कहते हैं। ठीक है गाइज, तो अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, यानी कि जिस स्थान पर समुद्र की बंदरगाह या जो नदियों में चलने वाले बड़े बड़े जहाज़ होते हैं उनका एक स्थान होता है उनका भी आकर रुकने का, तो उस स्थान पर आकर रुकते हैं और उनकी मरम्मत होती है, तो उस स्थान को हम गोदी कहते हैं। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण शब्दावली सभी ध्यान देंगे और अपने नोट्स बना के और अपनी नोटबुक में लिखेंगे और नोट्स बना के तैयारी करेंगे। ऑल कंपटीशन के लिए मकान बुनियाद पे ही बनता है गाइज, हवा में नहीं बनता है। तो इसलिए गाइज कोई भी चीज़ को छोटी ना समझे, छोटी चीज़ बड़ी बन जाती है। ठीक है गाइज, अगर आइंस्टीन भी ऐसा समझते कि ठीक है कि सेब नीचे क्यों गिरा है, वो नहीं सोचते, तो छोटी से ही बड़े नहीं बनते। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, अगर देखिए वो सोचते नहीं तो आज मिसाइल मैन नहीं बनते। ठीक है, देश के लिए मर मिट गए, कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं करा, घर के लिए कुछ नहीं करा, उन्होंने देश की सेवा की, देश को आगे बढ़ाया। ठीक है, एटॉमिक हथियार, परमाणु बम, मिसाइल मैन, और उनको हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। तो कितना दिमाग लगाया होगा उन्होंने। ठीक है गाइस, तो इसलिए हमें अच्छे से नोट्स बना के अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी करनी है। जो अच्छे बनते हैं उनके चार सींग नहीं होते हैं। ठीक है, वो भी बस मेहनत करते हैं। हमको कछुआ और खरगोश की कहानी याद रखनी है, हमेशा कछुए की तरह लगे रहना है, खरगोश की तरह नहीं लगे रहना है। 8 दिन पढ़ लिए और 10 दिन सो लिए, हमें खरगोश की तरह लगे रहना है, कछुए की तरह लगे रहना है, सॉरी। ठीक है, हमें खरगोश की चाल नहीं चलना है, कछुए की चाल चलना है, यानी कि धीरे 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 डेली नोट्स बनाइए, डेली याद करिए। ठीक है, तो एक दिन हमारे पास बहुत सारा मटेरियल हो जाता है। ठीक है गाइज, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बटन ऑल बेल आइकन ऑल पर प्रेस करना। ठीक है गाइज, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, समय लगता है। ठीक
ठीक है, काफ़ी, और मैं आपके लिए आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा, और 10th क्लास का सारा सिलेबस आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के बाद साइंस, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सारे सब्जेक्ट कराऊंगा। ठीक है गाइज, तो आप ध्यान से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, और 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। ठीक है, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।